जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, जम्मू कश्मीर में दूध और मधु की नदियां बहेंगी। पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत। 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर पर 70 साल वर्सेस 17 महीने की जंग छिड़ी हुई है। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बहस थी। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने का जाल फेंका। कांग्रेस और ओवैसी ने केंद्र पर जम्मू कश्मीर की बदहाली का आरोप लगाया, तो बदले में अमित शाह ने अपने करारी जवाब में कहा कि 70 साल के शासन का हिसाब नहीं देने वाले 17 महीने के शासन का हिसाब कैसे और क्यों मांग रहे हैं। आज हल्ला बोल में बहस इसी मुद्दे पर, क्योंकि कश्मीर का सवाल है, संसद में बवाल है। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही थी। बहस गर्मा गर्म थी। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और मनीष तिवारी को मौका मिला तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। सवालों की फहरिस्त पहले से तैयार थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सवाल, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने पर सवाल, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा नहीं देने पर सवाल, जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों को ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं देने के आरोप के साथ सवाल। एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं, मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तैयारी भी पुख्ता थी। मोर्चा सांसद मनीष तिवारी ने संभाला। सवाल पूछा कि पिछले 17 महीने में जम्मू कश्मीर में उद्योग धंधों का बेड़ा गर्क हो गया, जो बचे थे उनका हाल भी बेहाल है। और तो और केंद्र सरकार ने संवाद के लिए इंटरनेट को भी महीनों बंद रखा है। इंटरनेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डिजिटल एज का, सभापति महोदय, स्टीम इंजन है। अगस्त 5, 2019 से लेकर मार्च 2020 तक 213 दिन इंटरनेट बंद रहा और मार्च 2020 से लेकर आज तक 70 बारी और इंटरनेट को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो 16.2% है, देश में दूसरे नंबर के ऊपर है। विपक्ष के सवालों का गृह मंत्री अमित शाह ने बखूबी जवाब दिया, वो भी सुनाएंगे। लेकिन लोकसभा में तमाम गर्मागर्मी के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इसके तहत अब राज्य के अधिकारी केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। खैर, लौटते हैं अमित शाह के जवाब की ओर, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर पलटवार किया। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका?
एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? अमित शाह ने यह भी साफ किया कि इस संशोधन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और सही समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 से ही केंद्र और विपक्ष में तकरार तेज है। सवाल और जवाब के टकराव में जनता को सियासी पक्ष की जानकारी तो मिलती है, तो राजनेताओं को सियासी मुद्दे का ऑक्सीजन भी मिलता है, खासकर जो चीन के मुद्दे की छड़ी को फिलहाल घुमा रही है। आज तक ब्यूरो। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम बकार जो कि AIMIM के स्पोक्सपर्सन हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ सलमान निजामी जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन शुरुआत सलमान निजामी आपसे ही करते हुए, पीढ़ियों तक जिसका राज था वो हमसे 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। पहले अपने 70 सालों का तो हिसाब दें। दो टूक ये बातें आज गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं, क्या जवाब है इस पर आपका? देखिए, अफसोस की बात है गृह मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि कश्मीर में 20,000 से ज्यादा जो कश्मीरी लीडरशिप है, चाहे उसमें सरपंच, पंच हो, NCPDP और कांग्रेस के लोग जो हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तभी कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। उनको मौका मिला था कि पाकिस्तान जाइए या आजाद रहिए, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया, सरदार पटेल पे यकीन किया और हिंदुस्तान के साथ अलायंस किया, एकॉर्ड किया। और आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है आपने क्या किया 70 सालों पे? अपनी घड़ी की सुई एक ही जगह पर अटका के रखे हुए हैं आप सलमान निजामी। थोड़ा आगे बढ़िए। 370 तो हट चुका है, वो विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 17 महीनों में तो कोरोना का काल भी था, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर को। अगर मैं 70 साल की बात करूं, कश्मीर में 70 साल में इतनी मायूसी जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पे नहीं थी जो इतने 6 सालों में हुई। जो डैम कश्मीर में बने, किसने बनाए? वो बीजेपी ने बनाए। जिसमें हमारे 3-4 राज्यों में बिजली चलती है, वो कश्मीर के पानी से चलती है। वो डैम किसने बनाए? हमने बनाए। नौकरियां किसने लगाई? हमने लगाई। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए। किसने दिए? आपने 6 साल में क्या किया? विदेश से आए हैं क्या? हमने लगाए मतलब क्या? हमने लगाए से क्या ताल्लुक है आपका? क्या बताना चाहते हैं हमने लगाए? कहां से आए हैं आप? नहीं, जो विकास नहीं, आप कहां से आए हैं? लोग खुश थे, अमन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहते थे। आपने तो अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। हम लोग जो हैं आज ना नौकरियां हमारे पास, ना खुशहाली है, ना जमीन रही, कुछ भी नहीं रहा। आपने सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि हमारी खुशहाली, हमारी जमीन, सब कुछ छीन लिया गया और बीते 6 सालों में जितनी मायूसी कश्मीर में देखने को मिल रही है, इतनी मायूसी कभी नहीं रही वहां पर। देखिए चित्रा जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज से चंद हफ्तों पहले बहुत सफल तरीके से वहां पंचायत के चुनाव हुए। कई इलाकों में तो 90% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज रहा। उस जम्मू कश्मीर में जहां 0.5%, 1%, 2% वोटिंग होती थी और जहां पंचायती सिस्टम लागू ही नहीं होता था। कितने सक्सेसफुल तरीके से हुआ, पूरे विश्व ने उसे देखा, पूरे विश्व ने उसे सराहा और हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उसमें कोई आक्षेप नहीं लगाया कि इसमें किसी प्रकार की धरपकड़ हुई थी या गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने भी इसका स्वागत किया। तो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, आज आंकड़ों के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रखा है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि वो सारा कुछ आपके आर्काइव में है, लोगों ने देखा है। मगर प्रधानमंत्री विकास पैकेज 58,627 करोड़ का, जिसमें से 54 योजनाओं को मात्र 17 महीनों में अंजाम देने की कोशिश हुई। 20 योजनाएं, जो 20 योजनाएं थी, उनमें से 17 संघ की योजना अर्थात राज्य की योजना और 3 केंद्रीय योजना ये पूरी हो गई हैं और 8 योजना मार्च के महीने तक पूरी हो जाएंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटे से कालखंड में इतने बड़े योजना पूरा होना ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, किस प्रकार से बैक टू विलेज, ठीक है, आप बैक टू विलेज पर अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल यह भी किया जा रहा है कि देखिए ये तमाम योजनाएं जिसका जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन विश्वास बहाली, कश्मीर के लोगों के भीतर जो खुशी है उसको कैसे पैदा करेगी सरकार? ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए क्या किया जा रहा है आप लोगों की ओर से? देखिए चित्रा जी, आपने कहा कि विश्वास बहाली,
विश्वास बहाली ये सरकार कैसे करेगी? आप बताइए। अगर विश्वास नहीं होता तो अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे और आपके सामने किस प्रकार से 90% लोग कई जिलों में निकलकर उन्हें वोटिंग की। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता डेमोक्रेसी के ऊपर, अगर उनको लगता कि ये सरकार गलत कर रही है, उनके साथ छल कर रही है, तो लोग बाहर निकलकर वोट नहीं देते। 33,000 पंच चुने गए हैं और 3,650 सरपंच, ये कोई गुजरात से, उड़ीसा से, बिहार से जाके लोग नहीं बने हैं। वहीं के जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन पंच और सरपंच चुने गए हैं। इतने बड़े तादाद में लोकल गवर्नेंस, आप याद करिए, ये आज तक कभी संभव नहीं हुआ था। इससे बड़ा विश्वास का उदाहरण किसी को क्या चाहिए? लोकल गवर्नेंस हो रहा है साहब, और क्या विश्वास चाहिए? असीम वकार साहब, मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार? क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है। 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ, कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित, नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। नहीं एक सेकंड, तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम वकार साहब एक सेकंड, पहले ये जो अपना भोपू बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता चलिए आगे कौन है बोलूं। और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। मसला कश्मीर का है और कश्मीर को लेकर जितनी संवेदनशीलता की उम्मीद की जानी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद आपसे करती हूँ, ठीक है ना? आपका तो अभी अस्तित्व भी नहीं है कश्मीर में और आप यहाँ पर जैसी भाषा, नहीं सर एक सेकंड, जैसी भाषा नहीं, प्लीज अपने कायदे में रहें, अपने हाथ में रहें और मेरे सवाल का जवाब। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूं, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूं वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं मैं कभी भाषा की मर्यादा को क्रॉस नहीं करती हूं और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम वकार, मुद्दे पर आइए। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। देखिए कश्मीर की बात ये हो रही है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि दोबारा कश्मीर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं मोहतरमा। हाँ बिल्कुल, यही बात आपको भी समझानी है, यही बात आपको भी समझानी है। आप बुरा मत मानिए। हाँ बोलिए। देखिए जो कश्मीर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अमित शाह साहब के भी भाई हैं, मोदी जी को भी उनको चाहिए कि भाई माने, अपना बच्चा माने। तो जो कश्मीर के लोगों की लड़ाई है हम वो लड़ सकते हैं, असद साहब भी लड़ सकते हैं, अकबर साहब भी लड़ सकते हैं, सब उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अमित शाह साहब ने जो वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाया गया है। अब अगर वो चाहे तो वादा पूरा करें और चाहे तो जैसे 15 लाख से मुकर गए थे, गैस से मुकर गए थे, सस्ती गैस सस्ते पेट्रोल से, 2 करोड़ नौकरियों से मुकर गए थे, वैसे इससे मुकर जाए। अब वो उनको तय करना है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे या बाकी पहले की तरह से मुकर जाएंगे। कौन सा वादा? नहीं भाई, बहुत से लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए चाहते हैं, 15 लाख रुपए चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब 15 लाख अभी भी आएंगे। वो अभी भी इंतजार में है कि 15 लाख मिलेंगे उनको, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और बहुत से लोग तो बाबा रामदेव को भी ढूंढ रहे हैं। सर आपको बाबा रामदेव का वीडियो बहुत चल रहा है। असीम वकार साहब आपको वो जो बताया 35 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। बात करेंगे आप कहां के मुद्दे को, यहाँ पर बाबा रामदेव का यहाँ पर क्या काम है जो आप उनको लेकर आ रहे हैं? आपको मुद्दा पता है या फिर नहीं पता है? और मैं चाहूंगी टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज सर। बाकी बाबा रामदेव पर अलग से आपसे चर्चा कर ली जाएगी। मुझे बताया गया था कि मुझे बताया गया था कि हम देश पे बात करेंगे, भारत पे बात करेंगे। हाँ भारत के बारे में मुझे पता है, मेरी बात खत्म होगी। मुझे बताया गया था कि हम अपने देश पे बात करेंगे, ठीक है सर, अपने भारत के लिए बात करेंगे, मुझे बताया गया था। ठीक है आगे बढ़िए। मुझे नहीं पता था कि अगर हम भारत की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे तो हमारा जबान बंद कर दी जाएगी। मुझे नहीं पता था। अब आप कहें तो मैं बोलूं आगे, वरना कहिए तो चुप बैठूं।
जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर अमित शाह साहब से अगर कोई डिमांड की जा रही है और उनके वादे के मुताबिक बात की जा रही है, तो उनको एक श्योर शॉट और सही जवाब देना चाहिए, एक डेट देना चाहिए कि उनको क्या उम्मीद है, कब तक लगता है उनको कि ये स्थिति बहाल हो जाएगी और वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि उसको स्टेट का दर्जा दे दें। वहां के लोग भी चाहते हैं सरकार, वहां के लोग भी तरक्की चाहते हैं। कश्मीर में कारोबार के नाम पे सिर्फ थोड़ा सा एग्रीकल्चर है। एमआईएम की ओर से देखिए, पहली बात तो है एमआईएम का जो आज मुख्य डिमांड था वह था कि आप उसको चला भी सकती है बाइट को, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसलिए जो सेंट्रल कैडर के ऑफिसर है उसमें कम प्रतिशत मुस्लिम है, ज़्यादा मुस्लिम होने चाहिए। इसका जवाब भी अमित शाह जी ने दिया कि आखिर आप देश को बांटना क्यों चाहते हैं। एक सेंट्रल कैडर के हिसाब से ये एग्जामिनेशन होते हैं आईएएस और आईपीएस के, उसमें कितने लोग चुने जाएंगे, कितने नहीं चुने जाएंगे, ये धर्म के आधार पर नहीं होता। दूसरा, अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर स्कूलों को आग नहीं लगाया जाता, बच्चों को पढ़ने दिया जाता 70 साल तक जम्मू कश्मीर में, तो और ज्यादा जम्मू कश्मीर में आईएएस आईपीएस होते। स्टेट हुड को लेकर अमित शाह जी ने आज नहीं, बारंबार इसी पार्लियामेंट के पटल पर प्रतिज्ञा किया है कि स्टेटहुड तो हम देंगे, हम तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अभी तो 17 महीने ही हुए हैं, जबकि आर्टिकल 370 टेम्पोररी था। टेम्पोररी शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में हुआ था, उसके बाद भी 70 साल लग गए अनुच्छेद 370 को हटाने में। उस समय ये लोग एक बार भी प्रश्न नहीं कर रहे थे कि भैया 70 साल हो गए, संविधान में लिखा हुआ है ये तो टेम्पोररी है, अभी तक क्यों नहीं हटाया। और आज 17 महीने में ही इनका धैर्य जवाब दे गया, स्टेटहुड होगा और होगा। और उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए असीम वकार साहब। आज गृह मंत्री आप लोगों को यही बातें समझाते हुए नजर आए और उम्मीद यही कि समझ में भी आई होगी। लेकिन सुशील पंडित जी, अब मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि बरसों से आप लोग कश्मीरी पंडितों की खुद के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आज गृह मंत्री की ओर से भरोसा दिया गया है कि घरों के साथ 2022 में वहां पर कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह से बसाने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं और जो जवाब आज दिया गया है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है सुशील पंडित? धन्यवाद चित्रा जी, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। कश्मीर में झगड़ा विकास का नहीं है, सड़कें, पुल, सुरंग और बिजली घर बनाने का नहीं है। वहां दिक्कत कलाशनिकोव से है, वहां दिक्कत हथगोलों से है। हम लोग जिहाद पर आंखें मीच कर विकास के नाम पर हवा में तलवारें भांजते रहें तो फिर कभी भी एक मुनासिब हल नहीं निकल पाएगा। आप इलेक्शन बहुत देख चुके होंगे कश्मीर में, संबित जी मेरे आत्मीय हैं। 2002 में बहुत बढ़िया असेंबली इलेक्शंस हुए। 2014 में जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार आई, बहुत जबरदस्त वोट पड़े, औसतन वोट 70% से ज्यादा था। घाटी और जम्मू का मिला लें तो 70% से ज्यादा था। जम्मू में तो 80-85% वोट पड़ा तब। विधानसभा चुनावों में वोट पड़े। दिक्कत वोटों की नहीं है, भाजपा के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं सो पाते हैं। आज जो मारे जाते हैं उनको स्थानीय कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी नहीं मिलता है। यह वहां के स्थानीय मुसलमान का हाल कर दिया गया है जो भाजपा का कार्यकर्ता है। जो धरातल पर स्थिति है वो जिहाद है। आप वो लफ्ज मुंह पर नहीं लाना चाहते। वहां हमारे साथ जो हुई है वो नस्लकुशी हुई है। हम कोई बाढ़ पीड़ित नहीं है, भूकंप पीड़ित नहीं है, कोई महामारी से वहां से नहीं निकल करके आए कि आप हमारे लिए मकान बना दें, जमीन दे दें। हमारे पास मकान भी थे, जमीनें भी थी, अपने व्यवसाय कारोबार थे। हमको वहां से जहां बहक होकर के आना पड़ा। वो स्थिति कब आएगी? आप जिहाद का जबड़ा कब उखाड़ेंगे? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर केवल विकास, रोजगार, सड़कें, पुल, बिजली घर, यह वहां की समस्या नहीं है। वहां की समस्या है कि लोग घरों में घुसकर मार दिए जाते हैं निहत्थे। बिल्कुल। वहां की समस्या यह है
कि सरपंच, मंत्री, एमएलए, एमपी अपने चुनाव क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं। आप वोट कराते रहिए, चुनाव कराते रहिए, लेकिन धरातल पर आप कब स्थितियां सुधारेंगे? हमको आपके भरोसे वहां से जाने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने भरोसे वहां जा सकें। ऐसी स्थिति कब पैदा करेंगे? इसका जवाब संबित पात्रा देना चाहते हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सवाल है और ये दर्द है यकीनन डॉक्टर संबित पात्रा, सुशील पंडित का, क्योंकि जिहाद के बारे में कोई बात नहीं करता है और यकीनन आज की तारीख में भी जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, तमाम नेताओं की हत्या कर दी गई। हालात सामान्य कब होंगे, ये बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और विकास से कहीं आगे का ये मुद्दा है। चित्रा जी, उनसे कहिए कट गया। चित्रा जी, सुशील जी भी मेरे आत्मीय हैं और उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं उनका आत्मीय हूं, इसलिए 20-30 सेकंड मुझे ऐसा दीजिए जो एक प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं भी एक हिंदुस्तानी के नाते, सुशील जी के आत्मीय के नाते अपने दिल के परतों को खोल के उनके सामने रख सकूं। सुशील जी, आप ठीक कह रहे हैं, पुलों की बात और ये जो हम अभी सड़कों की बात कर रहे हैं, शायद ये अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप तो विक्टिम हैं, खुद आप सफर करके आए हैं और आपने ठीक कहा, कोई पैंडेमिक या फ्लड के कारण नहीं, बिल्कुल आप उस महामारी के शिकार हैं जिसका नाम जिहाद है। देखिए, बहुत कुछ बोलने का मन मेरा भी करता है, मगर मेरी बाधाएं हैं, मेरी सीमाएं हैं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है। और सुशील जी, अन्यथा कोई ना ले, सुशील जी मैं एक बात यहां सच कह रहा हूं, जिहाद क्यों है पता है? जिहाद हम लोगों की गड़बड़ी से है। हमने अपने दुश्मनी में दूसरों को इस देश में बुलाया है, अनादि काल से बुलाया है। हम सेक्युलरिज्म के नाम पे अभी भी कोई जिहाद का नाम नहीं लेना चाहते हैं। कल दिल्ली में रिंकू शर्मा मारा गया, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं सुशील जी, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें ये पूरी जमात हमारी हिंदू कौम है। हिंदू कौम दोषी है, कोई सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप सोचिएगा, रात को सोते समय सोचिएगा कि हम सब थोड़े थोड़े उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम सब कापुरुष नहीं होते तो आज हिंदुस्तान का ये हालत नहीं होता। जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम कौमें बोलेंगे तो आप दोनों में फर्क कहां पर रह जाएगा? देखिए चित्रा जी, आपने कुछ कहने को कहा, मैंने दिल से कह दिया, अब मैं अपने दिमाग से काम करता हूं। देखिए, चूंकि कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया था, तो आज अमित शाह जी ने कहा कि 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार को राहत कार्ड दिया गया है। 13,000 रुपए प्रति माह जो है उनको राहत कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। 3,000 नौकरी जिसका वादा हमने किया था अपने मैनिफेस्टो में, वो दे दिया गया है। 6,000 लोगों के लिए आवास तैयारी चल रही है, 2022 तक ये आवास तैयारी हो जाएगी। चित्रा जी, आप खुद बताइए, बतौर सरकार हम तो यही कर सकते हैं ना, बतौर सरकार हम हिंदू मुसलमान को लड़ा तो नहीं सकते हैं ना, बतौर सरकार हम क्या कर सकते हैं? हम तो इन्हीं चीजों को लेकर दोनों कौमें एक साथ कैसे रहे उसी की चेष्टा कर सकते हैं। हम कैसे लड़ सकते हैं? जो जिहाद का विषय है वो क्यों है ये आप भी जानती हैं। देखिए, सलमान निजामी जी मेरे साथ कई डिबेट में रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। सलमान निजामी जी यहाँ बैठे हैं और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। सलमान जी ने किसी समय ये ट्वीट भी किया था और कहा था कि हमें तो कष्ट होता है कि हम हिंदुस्तान के हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। ये एक मनस्थिति है। आपको क्या लगता है ओवैसी जी हिंदुस्तान में खुश हैं? मैं ऐसा बोलूंगा आप मुझे डांट भी देंगी, मगर मैं जानता हूं इनके मन में क्या है, आप भी जानती हैं, सुशील जी भी जानते हैं, मगर हम में से बोलने का हिम्मत कोई नहीं रखता है, क्योंकि हम सबको पॉलिटिकली करेक्ट होना है। अब जानता तो सबको ही है क्या है अंदर। चलिए ठीक है, जो सवाल आपने खड़े किए हैं सलमान निजामी, आप उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन यकीनन कश्मीर के भीतर वो स्थिति कब बेहतर बनाई जाएगी जब खुद स्वतः स्फूर्त होकर कश्मीरी पंडित बिना किसी की मदद के खुद जाकर वहां पर अपना घर बसा सके। और इसके लिए ये हिंदू मुसलमान की इस पॉलिटिक्स से निकलना होगा। सलमान निजामी, ये आपके लिए भी है और वकार साहब, ये आपके लिए भी है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि बेहतर कश्मीर के लिए क्या कुछ किया जाए ताकि जिस नए भारत और नए कश्मीर की बात होती है उसको वहां पर मुकम्मल किया जा सके। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बहस थी, जिस पर चुन चुनकर गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ विपक्ष पर हमला किया बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार कैसे प्रतिबद्ध है इसको लेकर भी विस्तार से उनकी ओर से जवाब दिया गया। इस मुद्दे पर हल्ला बोल में चर्चा लगातार जारी है और अब मैं सीधे आपके पास आ जाती हूं। सलमान निजामी साहब, देखिए कश्मीर के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि पहले हाथों में बंदूक होती थी, अभी बैट है, वहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जा रही है। वहां के विकास को लेकर हम किस तरह से प्रतिबद्ध हैं, उसका पूरा खाका भी गृह मंत्री की ओर से सामने रखा गया है। ये सारी चीजें आप लोगों को नजर नहीं आती हैं क्या? कश्मीर को लेकर क्या सिर्फ पॉलिटिक्स से जारी रहेगी विपक्षी दलों की? देखिए चित्रा जी, मेरा बचपन कॉन्फ्लिक्ट में गुजरा है। मैंने अपने सामने बेकसूर लोगों को मरते हुए देखा है, चाहे वो यहाँ की गोली से मरे हों या वहां की गोली से मरे हों। मैं वायलेंस और मिलिटेंसी का विरोध करता हूं, उसके खिलाफ। लेकिन जो आज बातें जहाद की हो रही है, ठीक है, वो गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गलत क्या है? वो पूरी तरह से गलत है। जी सुनिए, आप किसी को इंटरप्ट आपने नहीं किया, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को मैसेज देना चाहता हूं कि गोली नहीं बल्कि अपने कलम से अपनी आवाज को बुलंद करिए, यही सोल्यूशन है। और दूसरी बात, नाइंसाफी की बात मैं करूंगा कि जब यहाँ रजौरी के 4 मासूम बेकसूर लड़के जो कश्मीर गए रोजगार की तलाश में, उनको आर्मी की गोली से मारा गया। आर्मी ने खुद एडमिट किया कि ये बेकसूर थे या आतंकवादी नहीं थे। नाइंसाफी यहाँ है। कैसे आप कश्मीर के युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे? जब आप ये करेंगे, वहां से भी गलती है, वो तो है ही है, लेकिन आप भी गलती कर रहे हैं। आपको भी दुरुस्त होने की जरूरत है। एक मेरे भाई ने कहा, सुशील पंडित ने, कश्मीरी पंडितों का मसला है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का भी मसला जब उठाएंगे आप, कश्मीरी मुसलमान भी 20,000 जो है इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस मारे गए, और बहुत से ऐसे लाखों की तादाद में जो है अभी तक उसी को तो ठीक किया जाए। आपने कहा कि बचपन आपका इस तरह से दहशतगर्दी में बीता, मतलब दहशतगर्दों के बीच वहां पर स्थिति जो खराब थी उसके बीच डर के बीता, तो उसी से तो कश्मीर को बाहर निकालना है। तो जब उससे कश्मीर को बाहर निकालने की बात हो रही है तो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? जवाब दे रहा हूं कि जिस इंसान ने अपने भाई को खोया हो उसी को दर्द महसूस होता है, जो कश्मीर में रहा हो। लेकिन हम भी चाहते हैं कि अमन हो। पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई कि हमने हर दिन कश्मीर में वायलेंस देखा। हम भी सुकून की जिंदगी चाहते हैं। वहां का युवा भी नहीं चाहता कि हम 500 रुपए के लिए पत्थर मारे, या आपने नैरेटिव फैलाया। वहां का युवा नहीं बता चाहता तो रहे हैं, गृह मंत्री की बात आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि 2022 तक 25,000 कश्मीरी युवाओं को नौकरी हम मुहैया कराएंगे। तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता है उनकी बातों पर? झूठ है मैडम। नौकरियां, आपकी जीडीपी -5 से नीचे कहां नौकरियां देंगे आप? अब जो हमें नौकरियां मिलेंगी पूरे देश के लोग उस पर दावा करेंगे। आपके मध्य प्रदेश के सीएम कहते हैं यहाँ का कोई बाहर का व्यक्ति हमारी नौकरी नहीं ले सकता। फिर जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी क्यों? 9 स्टेटों में आपने जमीन के हक दिए वहां के लोगों को। हमसे क्यों जमीन के हक छीना गया? क्यों 370 वहां से छीना गया? वो कह रहे हैं कि जमीन का हक छीना जा रहा है हमसे। 370 हटा 9 स्टेटों में क्यों नहीं आप हटा रहे हैं? अब क्यों नहीं ड्यूटी बना रहे हैं? अब मैं बोल लूं प्लीज, अब मैं प्लीज बोल लूं। थैंक यू। देखिए, जहां तक अनुच्छेद 370 क्यों हटा, मूल मुद्दा तो इनका वही आ गया जाके। मैंने बताया तो, आज अमित शाह जी ने बोला कि वो टेम्पररी था इसलिए हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा आपका जीडीपी तो ऐसा है, आपके मध्य प्रदेश में ऐसा, ये हमारा मुझे लगता है सलमान भाई धीरे धीरे अपने वोकैबुलरी को चेंज करने कि किसी भी नहीं सुनिए, एक सेकंड सर, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला सलमान भाई। हम लोग सलमान भाई, कम से कम डिबेट में तो हमें शांति लानी पड़ेगी ना। डिबेट में शांति सलमान भाई, कम से कम देखिए, मैं तो आपको शांति से मैं आपको शांति से सुना ना, ठीक है, मैंने आपको शांति से सुना ना सलमान भाई। आपने कहा आपके मध्य प्रदेश में ये, प्लीज सलमान भाई आपने कहा कि आपके सीएम नहीं है वो। दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सलमान निजामी, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। एक बार संबित पात्रा की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। वो कह रहे हैं नौकरियां कहां हैं, और मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं बता रहा हूं। देखिए, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सलमान भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये आपका मध्य प्रदेश, आपके सीएम, ये हमारे सीएम नहीं है। आपका जीडीपी ये देश का जीडीपी है, ये मेरा जीडीपी नहीं है। इस प्रकार से ये पार्थक्यता करना भूल जाए। आर्टिकल 370 हट चुका है, अब ये आपका है बस। नहीं, आप बस, अच्छी बात है, आपका सीएम है, ये जीडीपी भी आपका ही है ना। अब ये आप बताइए, पहले आपका ही है ना, फिर मैं जवाब देता हूं। थैंक यू। चलिए, कम से कम आप बदल तो गए। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी, अब सुनिए। नंबर 1, एक बार सुन लीजिए, सुनिए। देखिए नौकरी को लेकर किस प्रकार से वहां क्या क्या दिया गया है, वो पूरा परचम लेकर मैं बैठा हूं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 4600 महिलाओं को और 13,000
छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको ऋण देने का काम इस बैक टू विलेज ने किया है। 25,000 युवकों को किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी, जिसमें लगभग 6,000 से अधिक युवकों को 17 महीने में नौकरी दे दी गई है, उसका पूरा आकलन आज अमित शाह जी ने किया है। आज अमित शाह जी ने किया है। सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार आप याद रखिए उज्ज्वला के अंतर्गत, सर मैं आपके बीच में तो बिल्कुल नहीं बोलता हूं, आप तो शांति प्रिय हैं। आप कहते हैं कि आप लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से सुन लीजिए। 12,60,768 गैस सिलेंडर माताओं को और बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से पहुंचाया गया। 2 एम्स की बिल्डिंग चल रही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट, रेलवे घाटी तक पहली बार पहुंच रहा है ब्रॉड गेज के माध्यम से। कितने लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और कितना आवागमन होगा जिससे इंडस्ट्री वहां बढ़ेगी। IIT भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पे है। आप ये बताइए, बाकी आप बताएंगे तो पूरा का पूरा मेरे पास 10,000 के रोजगार की योजना लॉन्च हो चुकी है। ये सारी चीज जम्मू कश्मीर के 50,000 परिवारों से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना दे दी गई है। ये सारी योजनाएं अमित शाह जी ने रखा था। मगर आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही सलमान निजामी जी, आपने कहा कि यहां पर जो वायलेंस होता था, लोग मारे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप बताइए ये लोग क्यों मारे गए, चाहे गोली किसी की भी हो। यहाँ पर वायलेंस क्यों होता था? क्या यहाँ वायलेंस पुल बनाने के लिए होता था कि अच्छा तुमने मेरे गांव में पुल नहीं बनाया या नौकरी नहीं मिली उसलिए वायलेंस होती थी आज़ादी के लिए। हमें चाहिए आज़ादी, हमें इस देश से अलग होना है। सलमान भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपने तो अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, मगर आप क्या चाहते हैं? ये जो डिमांड लोगों की होती थी आज़ादी की, ये उचित थी या अनुचित है? क्योंकि आपने खुद ट्वीट किया था कि आपके देश में तो एक भगत सिंह हो सकता है, हमारे देश में 1 लाख से अधिक भगत सिंह है। ये सब वेरीफाइड हैंडल्स पे हैं। तो आप बताइए ये जो आज़ादी की डिमांड से ये ठीक, चल छोड़ दीजिए, मैं उन ट्वीट्स को हटा देता हूं। आप सिर्फ इतना बताइए ये आज़ादी की डिमांड सही थी या गलत थी? सही थी या गलत थी? मैं इतना आज अपने भाई सलमान निजामी से पूछना चाहता हूं। देखिए, मैंने वो पहले भी क्लैरिफाई किया था कि वो मेरे ट्वीट नहीं थे। और दूसरी बात, मैं जिंदा हूं, आई एम ए प्राउड इंडियन। मैं बचपन से आज तक जो है हिंदुस्तान होने का गर्व महसूस करता हूं। दूसरी बात यह है जो आपने सवाल किया आज़ादी की डिमांड, मैं उसके साथ नहीं। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पिछलों ने, बुजुर्गों ने जो फैसला लिया था, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अकॉर्ड किया था। आपने तो उन नेताओं को जेल के अंदर रखा 1 साल। वही फारूक अब्दुल्ला, उस महबूब मुफ्ती के साथ तो आप छोड़ भी तो दिया, उनको आपने हालात के मद्देनजर वो फैसला था सरकार का। फारूक अब्दुल्ला कौन सा बुजुर्ग है? नहीं छोड़ने दिया, लेकिन नाइंसाफी तो की उनके साथ। वो कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला कहां के बुजुर्ग हैं? हाँ, आप इलेक्शन देखिए, बुजुर्ग हो या फारूक अब्दुल्ला ने कौन सा अकॉर्ड साइन किया था? 10,000 तो उनके कार्यकर्ता मारे गए ना साहब, भाजपा के भी मारे गए, कांग्रेस के भी मारे गए, लेकिन मिलिटेंसी तो बढ़ गई ना। आज चाइना अंदर घुस गया है। मैं जवाब देता हूं। आपने दावा किया 370 हटाएंगे, आतंकवाद नहीं, सलमान निजामी साहब एक सेकंड, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। देखिए, कश्मीर की बात करते करते आप कहां चले जा रहे हैं। हम कश्मीर पर ही रहते हैं ना, कश्मीर के मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपने कहा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत बुरा गुजरा, तो अब कम से कम आपके आगे का जीवन अच्छा गुजरे, उस तरह की व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन उस पर भी आप लोग साथ में खड़े नहीं हैं, उस पर भी आप लोग साथ में खड़े नहीं हैं, उस पर भी आप लोगों को राजनीति सूझ रही है। हम साथ खड़े हैं। हमने कब आप सरकार की बातें नहीं मानेंगे, आप वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की बातें नहीं मानेंगे, आप LG मनोज सिन्हा की बातें किसकी मानेंगे आप लोग? समित पात्रा जी को बोला आपके चैनल पे 1 साल पे 2 साल पहले 370 पे मत करिए जुल्म इतना, मत लोगों को पिंजरे में कैद करिए। आप एक वैक्यूम कर रहे हैं खड़ा कश्मीर में कि लोग आपके साथ। सर, अभी वैक्यूम को भरने के लिए तो हाल में चुनाव हुए ना, और आज गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि आगे विधानसभा के भी चुनाव होंगे अगर स्थितियां वहां पर अनुकूल रही और इन्हीं में से लोग चुनकर विधानसभा पहुंचेंगे तो फिर क्यों दिक्कत है? तो आप लोग बोलिए ना कि हाँ, हमें चलती रहती है। ठीक है, आपने तो इलेक्शनों में हमारे वर्कर्स, मैं इस पे जवाब दे दूं, जल्दी जवाब दे दूं। इस DDC इलेक्शन में आप तो खरीद रहे वहां वोटर्स को, आप खरीद रहे वहां मेंबर्स, आप वोटर्स खरीद रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो समित पात्रा। मैं जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा शांति से, थोड़ा शांति, ठीक है, एक बार सुन लीजिए, थोड़ा शांति से सुन लिया जाए। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा कि हमारे 10,000 कार्यकर्ता मारे गए, फारूक जी के 10,000 कार्यकर्ता मारे गए। किस समय मारे गए 10,000 कार्यकर्ता? जिस समय आपको शासन में क्यों मारे? आपके भी कार्यकर्ता मारे गए। मैं आपके सलमान भाई, मैं आपके बीच में सलमान भाई, ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप खुद ही कहते हैं कि आप शांति प्रिय हैं। चलिए दुनिया देखे कौन शांति प्रिय है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए।
आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इस जुल्म से निकालिए। नहीं सलमान भाई, मैं कंप्लीट नहीं, मेरा अधिकार, मेरा कोई अधिकार है कंप्लीट। ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए 10,000 कार्यकर्ता मारे गए, आपने कहा। ये तो क्यों मारे गए? क्योंकि आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, आपने गलत चीजें सिखाई। दूसरी बात, आपने कहा फारूक अब्दुल्ला को जेल में क्यों रखा, आपने बाकियों को जेल में क्यों रखा? अरे कोई अगर कहेगा कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, तिरंगा उठाओगे तो मार दिए जाओगे, आग लग जाएगी। कोई कहेगा चीन के साथ मिलकर हम यहाँ पर आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, तो आप उनको क्या करेंगे? डिटेन करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए, आप बताइए, डिटेन करेंगे या नहीं करेंगे? आप तो सजाद लोन के साथ मिल गए जो JKLF का था। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आपको मालूम था वो सेपरेटिस्ट है, मजाक की बात है। आप नहीं, मतलब जेके आप मानते हैं कि सजा? प्लीज, दोनों लोग, वक्त की कमी है। ठीक है, देखिए मैंने देखिए ये खुद ही मान रहे हैं कि इनके समय अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ये खुद ही मान रहे हैं कि 10,000 से अधिक कार्यकर्ता इनके मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उस समय कोई विकास नहीं था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, लोगों को भ्रमित किया गया आजादी के नाम पर। आज विकास पहुंचा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार तू मैं नहीं, अच्छे गंभीरता के साथ विकास को जन जन तक पहुंचने दिया जाए। और इसी के साथ इस बात की भी उम्मीद कि कम से कम विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर कश्मीर के मुद्दे पर आगे बढ़े सरकार। समित पात्रा, आपका तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी आपका भी, अशोक पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, आपका भी, और साथ ही हमारे साथ AIMM के प्रवक्ता भी सुशील पंडित जी और असीम वकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि एक बेहतर भारत जो आगे की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर उसका एक खूबसूरत चेहरा, एक ऐसा आईना बने जिसपे कोई भी अगर विदेशी आता है तो उस चेहरे को देखकर खुश होकर, जिस तरह की उम्मीद सरकार की ओर से बार बार जगाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। विकास के पैमाने पर आगे कहां तक बढ़ता है जम्मू कश्मीर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। आज जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक लंबा चौड़ा खाका सदन के भीतर पेश किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि हालात वहां पर सामान्य हो रहे हैं और उम्मीद यही कि अगर स्थिति इसी तरह से चलती रही तो फिर आगे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन यह कब होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हल्ला बोल में हम बहस कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। शंखनाद शाम 7 बजे मेरे साथ आज तक पर जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।